एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 38 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो देखते हैं हम लोग कि इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। क्वेश्चन है कि किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को क्लिक करेंगे। तो ए है आपका मीटर, बी है आपका बाइट, सी आपका बीट, डी आपका मिलीमीटर। तो क्या होता है कि किसी शब्द की लंबाई की माप की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या होती है, बीट होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बीट जो होता है वह 0 व 1 से मिलकर के बनता है। किससे? 0 एवं 1 से मिलकर के जो है बनता है। और 8 बीट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है। और 4 बीट बराबर जो है 1 निम्बल होता है। निबल, यहाँ पे निबल होगा। क्या होता है कि 8 बीट बराबर आपका हो जाएगा 1 बाइट और 4 बीट बराबर आपका हो जाएगा 1 निबल। यह क्वेश्चन जो है निबल वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन यह आ चुके हैं कि 4 बीट बराबर कितना होता है, तो 1 निबल होता है। ओके, और 1 किलो बाइट बराबर कितना, 1 किलो बाइट बराबर कितना बाइट होता है, तो 1024 बाइट होता है। और 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 किलो बाइट होता है। तो इसी तरह से आगे क्रम में बढ़ते जाता है। और एक यदि यह पूछे कि 1 गीगाबाइट कितना होता है, तो 1024 जो है मेगाबाइट होता है। उसी तरह से पेटाबाइट आता है, उसके बाद टेराबाइट आता है। इस तरह से जो है आगे क्रम में चलते रहता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का जो आविष्कार किया था किसने किया था, V.A. शिवा अय्यादुरई ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V.A. शिवा अय्यादुरई हो जाएगा। और एम आपका है टिम बर्नर्स-ली। कौन है आपका? टिम बर्नर्स-ली। इसने जो है WW का आविष्कार किया है। तो WW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ओके, और मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया है किसने किया है, मार्टिन कूपर ने जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया है। और प्रथम प्रोग्रामर जो था वह कौन था, एडा लवलेस था। और ट्विटर का जनक कौन है, तो इवान विलियम्स है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और एक होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार किया किसने किया, J.S. किल्वी ने किया है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो अमोनिया का। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया का। अमोनिया का उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। और अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अमोनियम सल्फेट का जो प्रयोग होता है चूना रहित मिट्टी में यह नहीं किया जाता है। और सुपर फास्फेट, कौन सा, सुपर फास्फेट जो होता है हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है, क्योंकि ये सभी जो है खाद में उपयोग किया जाता है। तो इन सारे को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। तो वह कौन सा है, तो वह है यूट्रिकुलेरिया। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिकुलेरिया। और कीटहारी पौधे जो होते हैं, कीटहारी पौधों में पत्तियां घड़े के आकार में परिवर्तित होकर पादप के पोषण में सहायता करती है। एवं घटपर्णी एवं वीनस फ्लाई अन्य कीटहारी वनस्पति के उदाहरण है। तो कौन कौन सा, घटपर्णी हो गया आपका, वीनस फ्लाई, ये जो होता है कीटहारी वनस्पति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मूल रूप से क्वेश्चन यह पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो वह एसिटिक अम्ल होता है, क्योंकि जो अम्ल रहेगा तो उसी से बनाया जाएगा। तो एसिटिक अम्ल उसमें मौजूद होता है सिरका में। और ए में आपका टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है, इमली में। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो यह जो है सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल, सी में आपका है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका टमाटर में पाया जाता है। और किसी कारणवश यदि कपड़े में कहीं जंग लग जाता है या धब्बे लग जाता है, तो उस धब्बे को जो है ऑक्जेलिक अम्ल से जो है उसको छुड़ाया जाता है। और नींबू में जो होता है कौन सा अम्ल होता है, वह सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है, क्या है कि शांति निकेतन का जो निर्माण किया था तो किसने किया था, तो किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसने जो शांति निकेतन का जो आविष्कार किया था, आविष्कार नहीं, निर्माण किया था, तो यह कब किया था, 1922 में किया था। और विश्व भारती की भी स्थापना की थी। शांति निकेतन एवं विश्व भारती की जो स्थापना की थी, दोनों 1922 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। और एम आपका है गुरु रामदास। तो गुरु रामदास कौन थे, यह सिख के चौथे गुरु थे। और बी में आपका है महाराजा प्रताप सिंह। तो महाराजा प्रताप सिंह जो थे, इसने हवा महल को बनाए थे। किसने, महाराजा प्रताप सिंह ने। और सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक ने किया था। और सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो तेग बहादुर। और उसके पुत्र जो थे गुरु गोविंद सिंह जो थे, जिसका जन्म पटना में हुआ था, तो वह जो थे 10वें गुरु थे सिख धर्म के। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वह कौन से भाषा में दिए थे, तो वह पाली भाषा में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। और भगवान बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वह सारनाथ में। और यदि क्वेश्चन यह पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक बार अपना उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वो हो जाएगा आपका आंसर श्रावस्ती। कहाँ पे, श्रावस्ती हो जाएगा। और भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिए थे कहाँ पे, सारनाथ में दिए थे। तो इस घटना को हम लोग कौन से घटना के नाम से जानते हैं, तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और महावीर ने, भगवान महावीर ने जो है अपना उपदेश जो दिए थे वह कौन से भाषा में दिए थे, अर्धमागही में। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि सिनेबार का एक अयस्क या खनिज है। तो सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो यह जो है मर्क्यूरी का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मर्क्यूरी। ओके, और सिनेबार को जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, Hgs होता है। और मर्क्यूरी को हम लोग किस नाम से, दूसरे नाम से जानते हैं, तो वह पारा के नाम से जानते हैं। और पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा का प्रयोग जो होता है थर्मामीटर में किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ए में आपका है लेड। ओके, तो लेड का जो अयस्क होता है वह क्या होता है, गैलिना होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका थार, बी आपका गोबी, सी आपका टकलामकान, डी आपका काराकुम। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोबी। कौन सा हो जाएगा, गोबी हो जाएगा। और गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पे है, मंगोलिया में है। कहाँ पे है, मंगोलिया में है। और टकला मकान यह भी क्या है, एक मरुस्थल है। तो यह टकला मकान जो पड़ता है वह कहाँ पे पड़ता है, टकला मकान यह चीन में पड़ता है। और ए में आपका है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो
भारत एवं पाकिस्तान के बीच में या भारत एवं पाकिस्तान तक जो है यह फैला हुआ है थार मरुस्थल। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्रिएट होता है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वह कौन सा है, तो वह कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। और क्वेश्चन यह पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा सहारा। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था? मियां तानसेन को। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मियां तानसेन को। ओके। और तानसेन जो थे अकबर के नवरत्न में से एक थी और तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और तानसेन के जो गुरु थे वह कौन थे? तो हरिदास थे। और अबुल फजल तो जो थे वह क्या थे? इसने अकबरनामा लिखे थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो यह जो है मौर्य वंश के राजा थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे कौन? बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंबिसार जो है आपका वह हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। बट बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है एवं अशोक के पिता है कौन? बिंदुसार। ओके। और ए में बी में आपका है हर्यक वंश। तो इसका संस्थापक कौन है? हम लोग तो डिस्कस कर ही चुके। कौन है? बिंबिसार। और नंद कौन से हैं? नंद नहीं, घनानंद यहाँ पे होगा। तो घनानंद जो थे यह नंद वंश के अंतिम शासक थे। और नंद वंश के जो संस्थापक थे तो वह कौन थे? महापद्म नंद थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन में आपके 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। देखिए, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, उसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। और हाँ, लेकिन जो है इसका आपेक्षिक घनत्व को मापा जरूर जाता है। तो वो किससे मापा जाता है? आपका हाइड्रोमीटर से। एक होता है यहाँ पे हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से जो है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। ओके। और आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो वह होता है आपका वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। यह किसका फॉर्मूला हो गया? तो यह आपका आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो है आप लोग माइंड में रखेंगे कि आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। और यहाँ पे हम लोग घनत्व की चर्चा किए हैं। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर जो है -3 पावर होता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो वह 18 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जो हमारे मूल संविधान में जो है वोट देने का जो न्यूनतम आयु था या पात्रता था वह 18 वर्ष से नहीं वर्णित किया गया था। तो कितना वर्ष वर्णित किया गया था? तो मूल संविधान में 21 वर्ष वर्णित किया गया था। बट 61वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जो है संशोधित करके जो है मूल संविधान में यह संशोधित करके जो है 21 वर्ष को घटा करके कितना वर्ष किया गया था? 18 वर्ष किया गया था। ओके। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये सारे पॉइंट का आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि क्या है कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान जो अस्तित्व में कब आया था? तो वह 26 जनवरी 1950 को आया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे यह क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है यह बन के तैयार हुआ था।
ओके, और हम लोग जो है संविधान दिवस, एक दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ संविधान से रिलेटेड। संविधान दिवस के रूप में हम लोग कौन सा डे को मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। इसीलिए जो हम लोग जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा ने ही जो है भारत के संविधान को बनाया था। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन से हैं, रविंदर सिंह है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, और ए में आपका झुम्मा लाहिड़ी। झुम्मा लाहिड़ी कौन से बुक लिखे थे, तो इसने जो है द नेमसेक बुक लिखे थे, किसने, झुम्मा लाहिड़ी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये सारे जो है आप लोग रट लेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन देखे गए हैं। और बी में आपका है अमीश त्रिपाठी। कौन सा, अमीश त्रिपाठी। तो ये जो कौन से बुक लिखे थे, द सीक्रेट ऑफ द नागास। कौन सा, द सीक्रेट ऑफ द नागास। और डी में आपका है सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी जो है कौन से बुक लिखे थे, फ्यूरी ने। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है, क्या है कि बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे। तो कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और बिहार एवं उड़ीसा ये दोनों सम्मिलित रूप से जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, क्या है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है बाबूजी प्रसाद, बी में आपका है बाबू राम प्रसाद, सी में आपका बाबू गोपाल प्रसाद, डी में आपका है बाबू महेश्वर प्रसाद। देखिए कितना ऑप्शन जो है कंफ्यूजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिर भी हम लोग राइट आंसर को क्लिक करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। कौन सा, डी। बाबू महेश्वर प्रसाद ने जो है बिहारी बुक लिखे थे, बिहारी बुक के संपादक थे। यदि हम लोग का यहाँ पे और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे यह बात करें कि बिहार का जो पहला समाचार पत्र था वह कौन था, तो बिहार बंधु था। और बिहारी यह समाचार पत्र जो बना था तो कौन से 2 समाचार पत्रों से मिलकर के बना था, तो वह जो है एक बिहार न्यूज। कौन सा, एक बिहार न्यूज, और दूसरा जो है द बिहार टाइम्स से जो मिलकर के जो है दी बिहारी बना था। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वेन सांग किसके शासनकाल में आए थे, तो यह जो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय यह जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला। ये कहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में पड़ता है, तो यह जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो भागलपुर में पड़ता है। और इसका निर्माण जो किया था, किसने किया था, धर्मपाल ने। और आपका नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था, कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त किससे संबंधित है, तो ये गुप्त वंश से है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त है। और एक होता है आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में है। ओके, और जिसकी स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। क्लियर। और गोपाल जो थे वह पाल वंश के संस्थापक थे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1916 ईस्वी को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। क्लियर। और क्वेश्चन यह पूछा जाए कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। तो कौन थे, सर एडवर्ड मायावर्ड जेम्स चामियर। देखिए मैं फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर एडवर्ड
माय वर्ड चैम्पर्स चामियर। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है यह विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पे यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो सामूहिक उत्तरदायी होता है वह तो विधानसभा के प्रति तो होता ही है, बट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है वह किसके प्रति होता है, तो यह राज्यपाल के प्रति होता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पे यह भी बनता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह जो है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यदि व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, हाजीपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और बिहार में जो है, बिहार के मुजफ्फरपुर में, कहाँ पे, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है सबसे अधिक लीची होता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर के जो लीची है, शाही लीची एवं शाही लीची हो गया आपका, और जर्दालू आम को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर। और बिहार का पूर्णिया जिला जो है, जहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है पटसन की खेती होती है पूरे बिहार में। और दूसरे नंबर में बात करें, दूसरे नंबर में जो है कटिहार आता है। पहला नंबर आपका पूर्णिया, सेकेंड नंबर में आपका कटिहार आता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में बिहार का स्थान क्या है, तो कौन सा स्थान है, तो 22वां तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो 26वां। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात वह होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो बिहार में जो है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, तो वह 918 है। कितना है, 918 है। क्लियर। और यह बिहार की बात हुई। यदि हम लोग पूरे देश की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो स्टेट है वह कौन सा है, तो वह आपका केरल है। क्योंकि केरल में जो है 1000 पुरुष में जो है महिलाएं कितनी है, 1084 है। और पूरे देश में जो है ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर जो है लिंगानुपात कम है, तो वह हरियाणा है। क्योंकि हरियाणा में जो है 1000 पुरुष पर जो है 879 महिलाएं जो है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा कि भारत का जो लिंगानुपात है वह कितना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो कौन सा विटामिन, विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलाक्विनोन। ओके। और ए में आपका है दिया हुआ ए में ए ही दिया हुआ है। तो ए जो होता है वह, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो रतौंधी होता है। क्लियर। और बी में आपका डी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका डी दिया हुआ है। तो डी की कमी से कौन सा होता है, तो रिकेट्स होता है। कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स। देखिए, विटामिन डी की कमी से 2 बीमारी होती हैं। रिकेट्स तो जनरली आप लोग जानते ही होंगे, और एक बीमारी होता है वो कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और आपके ऑप्शन सी में है ई दिया हुआ। तो ई का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। क्लियर। और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वह इसके कारण जो है विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति में कमी आ जाती है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि एशियाई जंगल गधा कहाँ पाया जाता है। तो एशियाई जंगल गधा जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जो है कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। क्लियर। और गुजरात में जो है एक फेमस, एक नहीं बहुत सारे हैं, तो कौन कौन सा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और गुजरात का कैपिटल कहाँ पे है, तो वह गांधीनगर है। क्लियर। और आपका बी में है काजीरंगा। काजीरंगा जो है असम में पड़ता है। असम का जो है राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। मानस, उसके बाद गर्म पानी, ये सभी जो है कहाँ पे पड़ता है, नमेरी, ये सभी असम में पड़ता है। और रणथंबोर, रणथंबोर कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। और डी में आपका है पेरियार। तो पेरियार कहाँ पे पड़ता है, आपका केरल में पड़ता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है। देखते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जाती है। तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो हम लोग जो है इसको 180 डिग्री देशांतर को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा माना गया है, तो यह किसके तहत, यह कब माना गया, तो यह जो है 1884 ईस्वी में जो है 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियम कॉन्फ्रेंस में जो है 180वें यामनोत्तर रेखा, जिसको हम लोग दूसरे नाम से देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, यामनोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। क्लियर। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, तो ये किस किस से होकर के गुजरती है, तो ये जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट एंड प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था, तो वह कौन था, वी के कृष्ण मेनन था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। और बी में आपका है जगजीवन राम, यह भी रक्षा मंत्री ही रहे थे। तो यह कब रहे थे, 1971 ईस्वी में रहे थे, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य को हम लोग जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। इसने जो है अर्थशास्त्र लिखे थे, अर्थशास्त्र बुक, जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से ही जो है नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद थे, उसकी हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के राजा बने थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह कब किए थे, तो इसने जो है 1828 को, कितना ईस्वी में, 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और राजा राम मोहन राय जो थे 1815 में जो है आत्म सभा, कौन सा, आत्म सभा की भी स्थापना किए थे। और एक होता है कौन सा समाज, तो वह आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले थे। और आपका सी में है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे, यह जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। और कहाँ से, पुणे से यह किए थे। और एक होता है कौन सा समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे, किसने किए थे, तो आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे एवं देवेंद्र कुमार ठाकुर ने जो है केशव चंद्र के सहयोग से जो है 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्या है देखते हैं।
29 है कि ग्रैंड कैनियन, कौन सा है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो ग्रैंड कैनियन जो है कौन से नदी में है? कोलोरेडो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, और यह जो है इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? तो वह अकबर था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन देखिए? तो 30 क्वेश्चन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो है आप लोग यदि माइंड में लगे कि सारे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं तो आप लोग जो है ज़रूर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।